नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्षी न्यूज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने जा रही है। आ गई ना, आपके चेहरे पर भी ये सुनकर हंसी आई। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। जब ये खबर हमने भी सबसे पहले देखी तो कुछ रिएक्शन कुछ ऐसा हमारा भी था। अब इस खबर में क्या है यह हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, यह सरकारी सूत्र दावा कर रहे हैं। पिछले एक दशक से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में हुई लगातार बढ़ोतरी और ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ मंत्रियों के साथ ही कई सार्वजनिक पदों पर बैठे सफ़ेदपोशों के भी इन मामलों में फंसने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार अपनी छवि को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली बताने के लिए जुट गई है। नए सीएस अनुराग जैन की पोस्टिंग होने के बाद से एक बार फिर भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की कवायद बल्लभ भवन से शुरू होने जा रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश सरकार ने शासन की मंशा जाहिर की है। करीब एक दशक पहले शिवराज सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति देने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी थी और इसके लिए बाकायदा एक समिति भी गठित की गई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को इसमें रखा गया था, जिसका लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा भ्रष्टाचार की जांच के बाद दर्ज प्रकरणों जिनमें न्यायालय में चालान पेश करने की अनुमति देना था। पर यह समिति भी पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के संगठित गिरोह के सामने फेल हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए अफसर वर्षों तक मौज मस्ती कर रिटायर होते रहे और फाइलें मंत्रियों से लेकर मंत्रालय और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में धूल खाती रहीं। आज भी लोकायुक्त मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर उन अफसरों कर्मचारियों की सूची मिल जाएगी जिनके विरुद्ध दर्ज मामलों में बल्लभ भवन से लेकर जिला स्तर पर अनुमतियां 10 से 15 सालों से अटकी हैं। आखिर इतने लंबे अरसे के बाद भी अनुमति न देकर संरक्षण देने के पीछे के खेल का कोई भी सहज में अंदाजा लगा सकता है। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अब सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। जी हाँ, अब सरकार ने कार्रवाई और चालान पेश करने के लिए अनुमति देने की डेडलाइन तय कर दी है। अब ऐसे अधिकारी कर्मचारी विभाग में साँठ गांठ कर कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 3 माह में अभियोजन की मंजूरी संबंधित विभागों को समय सीमा में प्रकरण चलाने के लिए देनी होगी। केंद्र सरकार के पत्र के बाद अब राज्य सरकार ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति देने में अब समय सीमा में ही काम करना होगा। कुछ खास प्रकरण में 1 माह का अतिरिक्त समय मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। प्रदेश में 274 ऐसे लंबित प्रकरण हैं जिनमें अभियोजन की स्वीकृति न मिलने की वजह से कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। इसको लेकर ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त विभागों को पत्र भी लिख चुकी है। सरकारी सप्लाई और टेंडर के लिए घूस देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन हाल ही में जो सर्वे 159 जिलों में किया गया है उसके जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार 66% कंपनियों ने स्वीकार किया है उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ी है। सर्वेक्षण में 159 जिलों के 18,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। 54% ने दावा किया कि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। 40% लोगों ने स्वीकार किया है कि काम को जल्द करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में भुगतान किया है। भारत में बिना रिश्वत कोई भी काम कराना लगभग असंभव है, ऐसी धारणा बन गई है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह सर्वे किया गया था। सर्वे 22 मई से 30 नवंबर के बीच किया गया बताया गया है। 75% लोगों ने स्वीकार किया है यह रिश्वत सरकारी विभागों के अधिकारियों को दी गई है। सर्वे में यह भी स्पष्ट हुआ है 54% लोगों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। वहीं 40% लोगों का कहना था कि उन्होंने अपना काम जल्द कराने के लिए स्वेच्छा से भुगतान किया है। यदि भुगतान नहीं करते तो उनका काम समय पर नहीं हो पाता। वहीं एक मामला मध्य प्रदेश का अकेले दमोह नगर पालिका का है।
इस मामले को ही लें, जहां के पूर्व सीएमओ आरपी मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शिव कुमारी शिवहरे सहित कई लोगों पर 2013 में लोकायुक्त ने लंबी जांच के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़े के 1-2 नहीं बल्कि 6 मामले दर्ज किए थे और इन प्रकरणों को 16 सितंबर 2016 को चालान पेश करने की अनुमति भी मध्य प्रदेश शासन से मांगी थी, किंतु नगरीय प्रशासन विभाग में आरोपियों के खिलाफ लंबे समय से मामला फाइलों में अटका रहा और जब यदा कदा इस संबंध में शिकायतकर्ता ने प्रकरणों की जानकारी चाही तो जानकारी भी नहीं दी गई। लंबे समय तक अनुमति नहीं मिलने के बाद अब उक्त आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने की अनुमति देने से ही शासन ने इनकार कर दिया है। लोकायुक्त उक्त 6 प्रकरणों में उच्च न्यायालय जबलपुर गई है और हाई कोर्ट में, जहां प्रकरणों की कार्यवाही अब लंबित है। पूरे प्रदेश में दमोह नगर पालिका एकमात्र नगर पालिका है जहां के अफसरों और पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 6 मामलों में न सिर्फ लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है बल्कि लोकायुक्त जांच में सारा भ्रष्टाचार प्रमाणित भी हो गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश में कहा है कि कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के आवेदन मिलने के 3 माह के अंदर इसे जारी करना होगा। मामले में विधिक राय और अन्य कारणों को देखते हुए कुछ मामलों में 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने यह आदेश भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से प्राप्त पत्र के बाद जारी किया है। इस पत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में साल 2018 में किए गए संशोधन का हवाला दिया गया है। इसमें अभियोजन स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित विभाग कार्रवाई की मंजूरी नहीं रोक सकते। उन्हें 3 महीने के भीतर अभियोजन की मंजूरी हर हाल में देनी होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मंजूरी देने में देरी नहीं होनी चाहिए। कहा गया है कि ऐसे मामलों में आरोपी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ 4 महीने के अंदर कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में 3 माह के भीतर कार्रवाई की अनुमति दी जाए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अवधि अधिकतम 1 माह तक बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय DOPT ने 18 अक्टूबर को सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के पेंडिंग मामलों में नाराजगी जताई है। DOPT ने करप्शन के मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने में विलंब किए जाने पर कहा है कि इन प्रकरणों में 3 माह के भीतर अभियोजन की स्वीकृति हर हाल में दी जाए। यह पत्र केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव AP दास जोशी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जो CS कार्यालय को 19 अक्टूबर को मिला है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में संशोधन किया गया है। अभियोजन की मंजूरी देने में विलंब को लेकर किए गए परीक्षण से पता चला कि राज्यों की स्थिति बेहतर नहीं है। एक IAS पर 25 केस दर्ज हैं। वर्तमान में लोकायुक्त तथा EOW में भ्रष्टाचार को लेकर 274 मामले दर्ज किए गए हैं। लोकायुक्त में सेवानिवृत्त IAS रमेश थेटे के विरुद्ध 25 प्रकरण दर्ज हैं। अधिकांश प्रकरणों में रमेश थेटे के साथ तहसीलदार आदित्य शर्मा भी आरोपी बनाए गए हैं। इनके विरुद्ध वर्ष 2013 में ही अलग अलग तारीखों को विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 2014 और 2015 में अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव अब तक पेंडिंग रखे हुए हैं। वहीं वर्तमान 8 और सेवानिवृत्त IAS सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध राज्य अपराध अनुसंधान ब्यूरो EOW में करप्शन के मामले दर्ज हैं और EOW द्वारा भी मांगी गई अभियोजन की मंजूरी अब तक नहीं मिल पाई है। पिछले दिनों कैबिनेट ने करीब आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है। GAD से संबंधित अफसरों को लिखा पत्र सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने 21 नवंबर को सभी विभागाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, संभागीय कमिश्नर तथा कलेक्टरों को पत्र लिखते हुए DOPT के निर्देशों का हवाला देते हुए लंबित अभियोजन के प्रकरणों में कार्रवाई करने को कहा है। वैसे सबसे ज़्यादा IAS अधिकारियों से जुड़े मामले GAD में ही लंबित हैं। कार्रवाई की मंजूरी भी उनके लिए अभी लंबित है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा में भ्रष्टाचार से जुड़े 274 मामले चल रहे हैं। इनमें अधिकांश मामलों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। इन मामलों में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने सरकार से कार्रवाई की मंजूरी मांगी है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब लोकायुक्त में जो दर्ज होते हैं भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार से जुड़े जो मामले होते हैं, इसका एक शाब्दिक अर्थ पर हम आपसे थोड़ा बात करेंगे। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विपरीत जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। ये बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर कोई इसे सरल भाषा में सहजता से समझ सके। क्या कहती है भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा ए, ये आपको जानना जरूरी है। पीसी अधिनियम की धारा 17A में यह प्रावधान है कि पीसी अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित किसी अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा उचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई जांच या अन्वेषण नहीं किया जाएगा। बस यही धारा भ्रष्टाचारियों के लिए बेहद मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कोई अनुमति मिलेगी तब तक उस बीच में पर्याप्त अवसर रहता है कि वो शिकायतकर्ता और उच्चाधिकारी जिन्हें जांच की अनुमति देना है उन्हें मैनेज कर सके। सुप्रीम कोर्ट में चले एक प्रकरण, ये आप गौर से सुनिए और हो सके तो इसको अपने रिकॉर्ड में रखिए, पता नहीं कब ये आपके काम आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में चले एक प्रकरण ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में स्पष्ट किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 154 के तहत प्रथम इत्तला रिपोर्ट एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है। यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है, सीआरपीसी की धारा 154(1) में होगा। सेल शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से विधि आशा को दर्शाता है कि यदि पुलिस को दी गई जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है लेकिन जांच की आवश्यकता को इंगित करती है तो प्रारंभिक जांच केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। यदि पूछताछ में संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसमें यह भी साफ किया गया था कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करते हुए प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए, जो किसी भी मामले में 7 दिवस से अधिक इसकी अवधि नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसका हवाला राफेल मामले में भी दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को मिली सूचना से किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे आगे सीआरपीसी कहा जाएगा, कि धारा 154(1) के तहत अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया था कि अपने कर्तव्य से विमुख होने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में सचमुच में ऐसा हो रहा है? थानों में भ्रष्टाचार की शिकायत करने जाइए तो शिकायतकर्ता से ही इतने सवाल जवाब हो जाते हैं कि वह मुँह लटका कर वापस आ जाता है। और मान लीजिए अगर किसी शिकायतकर्ता की शिकायत ले ही ली तो वह महीनों यहाँ से वहाँ दफ्तरों में धूल खाती पड़ी रहती है और थक हार कर शिकायतकर्ता भी थाने आना जाना छोड़ देता है। अपने आदेश में न्यायालय ने उन मामलों की प्रकृति का भी उल्लेख किया है जिनमें तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक जाँच की जा सकती है। न्यायालय द्वारा उल्लेखित मामलों की कुछ श्रेणियां उदाहरण में वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के अपने आदेश में न्यायालय ने उन मामलों की प्रकृति का भी उल्लेख किया है जिसमें तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक जांच की जा सकती है। न्यायालय द्वारा उल्लेखित मामलों की कुछ श्रेणियां या उदाहरण में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, चिकित्सा लापरवाही के मामले और भ्रष्टाचार का मामला। गौर से सुनिए, एक बार और कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का मामला, और दोहराता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले और वाणिज्यिक अपराध या बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के मामलों की रिपोर्टिंग में असामान्य देरी वाले मामले भी इसमें शामिल हैं। न्यायालय ने आरोपी के साथ साथ शिकायतकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच के लिए एक
निर्दिष्ट समय सीमा भी निर्धारित कर दी थी। न्यायालय ने कहा था कि प्रारंभिक जांच के लिए समय अवधि 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस तरह की देरी के कारण को सामान्य डायरी में भी दर्ज किया जाना चाहिए। इसी फैसले की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश का पर फैसला करते हुए पिछले प्रक्रियात्मक संहिता पर गौर किया और कहा कि पिछली संहिताओं में भी विधायिका की स्पष्ट मंशा रही है कि यदि सूचना में संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज करना एक अनिवार्य प्रक्रिया होनी चाहिए। न्यायालय ने भी यह फैसला दिया कि धारा 154(1) की व्याख्या शाब्दिक व्याख्या के नियम को लागू करके की जानी चाहिए, क्योंकि प्रावधान स्पष्ट। इसके अलावा न्यायालय ने सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 154(1) के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार है। न्यायालय ने कहा कि यदि पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और कानून के अनुपालन में जांच की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसमें न्यायालय ने यही भी कहा कि एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करता है, क्योंकि धारा 157(1) के अनुसार जब भी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे अपराध के होने का संदेह होता है जिसकी जांच करने का अधिकार अधिकारी को है तो मजिस्ट्रेट को उसे तत्काल रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसलिए पुलिस अधिकारी को धारा 154(1) के तहत एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद या तो सूचना प्राप्त होने पर या किसी अन्य तरीके से किसी संज्ञेय अपराध के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच की निगरानी की जाती है या न्यायिक अधिकारी की निगरानी में ये जांच होती है। आमतौर पर पहले मध्य प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में जो लोक सेवक दोषी होता था उसे 2 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सज़ा होती थी और इसका फ़ायदा उसे यह मिलता था कि वह उसी न्यायालय से जमानत पाने का अधिकारी था जो उसे सज़ा देती थी और 3 वर्ष से कम की सज़ा में बहुत ही कम ऐसे भ्रष्टाचारी थे जो जेल जा पाए थे। लेकिन अब इसमें एक नया संशोधन हुआ है। इसमें साफ है कि कोई लोक सेवक जो आपराधिक औचार कारित करेगा इतनी अवधि के लिए जो 4 वर्ष से कम की ना होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की अवधि की हो सकेगी उसके कारावास से दंडित होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रजापक्ष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने अधिकतम दोस्तों में शेयर भी करें। नमस्कार, मैं अनुराग।